हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं टैक्सेशन। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला, मैं दोनों मीडियम में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टैक्स प्लानिंग, રહેઠાણનો દરજ્જો અને कर आयोजन। आज हम इसका चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में एक प्रैक्टिकल सम्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। हम जो प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करने वाले हैं वो बुक के अंदर जरूर चेकआउट कीजिएगा। 2019 के अंदर जो सम्स पूछा गया था इस चैप्टर का वो आज कंप्लीट हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें बेसिक रूल दोनों के दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 14 मार्क का सम्स पूछा गया था जो आपको यहाँ पर देख रहे हो इन्फॉर्मेशन। इसके बेस पर सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, उसका रेसिडेंटल स्टेटस डिसाइड करना, રહેઠાણનો दर्जो। आई होप आपने बीकॉम के अंदर टैक्सेशन में ये चैप्टर थोड़ा बहुत सीखा ही होगा। उसके बाद जो इनकम दी गई है उसके बेस पर तीनों कैटेगरी के लिए हमें टैक्स है वो कितना पेएबल होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना और लास्ट में उसको ओपिनियन भी देनी है टैक्स प्लानिंग की रिगार्डिंग, कर आयोजन की रिगार्डिंग, जिससे उसका जो है टैक्स है वो रिड्यूस हो सके। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और इसका बेसिक जो यहाँ पर रूल्स आते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका जो रेसिडेंटल स्टेटस है, રહેઠાણનો दर्जो, वो हमें डिसाइड करना रहेगा कि वो इनमें से क्या बनने वाला है यहाँ पर, कि वो जो रहने वाला व्यक्ति है वो या तो रेसिडेंट रईस बनेगा या फिर नॉन रेसिडेंट बिन रईस बनेगा। अगर वो रेसिडेंट बनता है, रईस बनता है, तो वहां पर भी दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, सामान्य रईस, या फिर वो बनेगा नॉट ऑर्डिनरी, सामान्य रईस नहीं। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट हमें इसका कैलकुलेशन करना रहेगा, उसके बाद उसकी इनकम हमें देखनी रहेगी, उसके आधार पर उसका टैक्स हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आई होप को बेसिक रूल पता होगा, वरना यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो हमें रूल अप्लाई करना है जिसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि वो रेसिडेंट है या नहीं, मतलब वो रईस है या नहीं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन, अगर वो रईस निकलता है, रेसिडेंट बनता है, तो हमें वो कंडीशन अप्लाई करनी है कि वो सामान्य रईस है या नहीं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सम्स यहाँ पर है, देख लीजिए। सबसे पहले हमारा ईयर चेक कीजिए। असेसमेंट ईयर जो दिया गया आकरणी वर्ष 2019 से 20 दिया गया, 19 से 20 तो ऑटोमेटिक आप समझ गए प्रीवियस ईयर। पाछला वर्ष कौन सा बन जाएगा, या 1920 है तो 18 से 19 बन जाएगा। तो 18 से 19 के लिए हमको कैलकुलेशन करना है। तो पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर 182 डेज होना चाहिए या उससे ज्यादा इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा यहाँ पर क्या है 18 to 19, ठीक है। पाछला वर्ष में 182 दिवस के तिथि વધુ દિવસનો रिटर्न। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिवस गिन के दिया हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड आउट तो नहीं करनी। 18-19 के डायरेक्ट डेज हमको दिए गए इन इंडिया, भारत में રહેઠાણના दिवसों, तो 70 डेज दिए गए, ठीक है। तो कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 70 डेज लिखेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, तो बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ कंडीशन में कितना लिखा गया 182 डेज मिनिमम होने चाहिए प्रीवियस ईयर, पाछला वर्ष में। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे नो ना। जब ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो इसके ऑप्शन में एक और कंडीशन दी जाती है, रेसिडेंट डिसाइड करने के लिए, रईस डिसाइड करने के लिए एक और दी जाती है, जो क्या है कि 60 डेज होने चाहिए, 60 डे होने चाहिए इन प्रीवियस ईयर, और साथ साथ में समझिएगा, एंड साथ साथ में 365 डेज भी होने चाहिए फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके अगाउना आगे के 4 साल के अंदर 365 दिन होने चाहिए, दोनों साथ में। ये दोनों फुलफिल होगी तो जाके ये हमारा रेसिडेंट रईस बन जाएगा, ठीक है। पाछला वर्ष में 60 दिवस અને पाछला वर्षना अगाउना 4 वर्षों में 365 दिवस। तो चेक कर लेते। जैसा आपको पता है कि प्रीवियस में तो हमने देख लिया, प्रीवियस ईयर हमारा 18-19 है, पाछला वर्ष। यहाँ पर 70 डे डायरेक्ट दिए गए, तो यहाँ पर उसके अंदर तो 70 डेज हो गए यहाँ पर। एंड साथ साथ में उसके फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसके अलावा के 4 सालों के अंदर 365 दिन होने चाहिए। तो देख लेते, इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। उसके अलावा तो इस ईयर को काउंट मत कीजिएगा। उसके अलावा 17-18 फर्स्ट ईयर, 16-17 सेकंड ईयर, 15-16 थर्ड ईयर, 14-15 फोर्थ ईयर, हो गए 4 साल। 5वां साल प्लीज ऐड मत कीजिएगा। तो 160 या नीले मतलब 0 या 200 और 100, तो चारों को प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 460 डेज आ जाएंगे, राइट है या बराबर। अब देख लेते ये फुलफिल हो रहा है नहीं। तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज चाहिए, तो आप देख लीजिए ऑलरेडी 70 डेज है, तो ज़्यादा हो गए। और साथ साथ में फॉर ईयर के अंदर कितने चाहिए थे 365, तो यहाँ पर 460 हो रहे। तो ये कंडीशन जो है, ये शर्त यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर आंसर आएगा यस, मतलब हो जाएगा हाँ। मतलब ये इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो ऑटोमेटिक हमारा वो क्या बन चुका है, वो हमारा बन चुका है रेसिडेंट बन चुका है, ठीक है। रेसिडेंट बन चुका है मतलब हमारा रईस बन चुका है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक आंसर। अब ये सेकंड हम लोग को अब अप्लाई करनी है। अगर ये दोनों ये भी ना हो जाती तो डायरेक्ट क्या बन जाता, नॉन रेसिडेंट बन जाता, बिन रईस बन जाता। तो ये कंडीशन हमको अप्लाई करना होता
नहीं है, बट आगे हम देखेंगे वो सामान्य वाला है या नहीं, ऑर्डिनरी। तो सेकंड कंडीशन क्या है, इसके साथ में एक और कंडीशन भी है, लेकिन अगर ये फुलफिल होती है तो वो हो ही जाती है कि 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 7 ईयर लिखा है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब पांचला वर्ष को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़कर 7 सालों के अंदर 730 डेज होने चाहिए, ठीक है, 730 दिवस होने चाहिए 7 वर्ष में, पांचला वर्ष ना अगाऊ ना, पिछले साल को छोड़कर 7 सालों के अंदर 730 दिवस होना चाहिए। जो सेकंड कंडीशन है वो 2 ईयर होता है आउट ऑफ 10 ईयर, तो 2 ईयर मतलब समझ रहे हो, ऑटोमेटिक 730 डेज होते हैं, और 10 ईयर है मतलब 7 ईयर में अगर फुलफिल हो रहा तो इसमें फुलफिल होने वाला ही है। तो देख लेते इसको भी हम। अब यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर को तो छोड़ ही दीजिएगा, 1 2 3 4 5, अब ये वाला ईयर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बट 5 ईयर है तो 5 का ऐड करेंगे, 7 बोला गया, अगर आगे दिया होता तो 7 तक हम लोग जाते, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ये 5 ईयर का प्लस कर लीजिए, अब 270 भी साथ में प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसके डेज आप प्लस करके देख लीजिएगा 730 एग्जैक्ट डेज हो रहे हैं, ठीक है, आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ फुलफिल हो रही नहीं हो रही है, एग्जैक्ट 730 डेज मांगा गया और 730 डेज फुलफिल हो रहे हैं, तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है, यस फुलफिल हो रही है, हाँ, तो रेसिडेंट कैसा बन जाएगा, ऑर्डिनरी वाला बन जाएगा। कौन सा रेसिडेंट बन जाएगा, ऑर्डिनरी वाला रेसिडेंट बन जाएगा, सामान्य रईस बन जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट आंसर क्लियर हो चुका है कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पर मोंटी, वो किस तरह का है, यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, सामान्य रईस माना जाएगा। बेसिक काम एग्जाम में आई होप आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल पता ही होगा, आपने बीकॉम में सीखा होगा। तो इतना काम हो चुका है, ये हाफ काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे जो नीचे इनकम में दी गई है इसको समझना पड़ेगा डीप में थोड़ा, पर यहाँ पे मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो इनकम में दी गई उसको किस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, वो देखना है ध्यान से, उसके बेस पर टैक्स कैसे हम लोग गिनेंगे। तो इस इनकम को डिस्क्लोज करने से पहले थोड़ा आपको बेसिक रूल समझना रहेगा कि यहाँ पे इनकम कितनी तरह की होती है और कैसे यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यार समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, वैसे टॉपिक बहुत डीप है जिसे के लिए मुझे अलग से समझाना चाहिए, बट यहाँ पे भी मैं 100% देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको पता है कि हमारे पास ऑप्शन जो होते हैं स्टेटस के, राइट हैंड के दर्जे के, या तो रईस होगा या तो नॉन रेसिडेंट बिन रईस होगा। रईस हुआ, रेसिडेंट हुआ तो 2 ऑप्शन निकल के आते हैं, ऑर्डिनरी बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी, सामान्य रईस बनेगा या सामान्य रईस नहीं। अब मैंने जैसे बोला इनकम हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो 2 तरह की इनकम होती है, एक तो होती है इंडियन इनकम, ठीक है, भारतीय आवक, दूसरी है फॉरेन इनकम, विदेशी आवक, ठीक है, इंग्लिश में लिखा लेकिन गुजराती में समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट इंडियन इनकम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इन इंडिया वर्ड पे फोकस कीजिएगा, भारत में, कि एक्यूर या अराइज, एक्यूर और अराइज मतलब हमारे इंडिया में ही हमने उसको कमाया हो, किसी भी सोर्स से, इंडिया के किसी सोर्स से, साधन से हमने वो इनकम कमाई है, ये होना चाहिए। या तो फिर रिसीव इन इंडिया, इसका मतलब इंडिया में हमें वो आवक मिलनी चाहिए, मतलब हम अगर फॉरेन में रह रहे, वहां पे हमने किसी सोर्स से इनकम कमाई है, लेकिन वो इनकम हमें इंडिया में आके मिल रही है, रिसीव कर रहे, तो भी वो हमारी इंडियन इनकम मानी जाएगी। इसका मतलब शॉर्टकट में समझिए, इंडिया वर्ड अगर यूज किया गया है, एक्यूर या अराइज, हमने उस इंडिया में रहकर कमाई है या तो फिर हमें इंडिया में मिली है, तो ऑटोमेटिक वो इंडियन इनकम, भारतीय आवक हो जाएगी। तो सेकंड इसका ऑपोजिट है, फॉरेन इनकम, विदेशी आवक, बिल्कुल ऑपोजिट समझिएगा, जो आवक इंडिया में नहीं कमाई गई हो, नॉट एक्यूर और अराइज, इंडिया में हमने नहीं कमाई है वो किसी भी सोर्स से, और सेकंड या तो फिर हमने इंडिया में उसको रिसीव नहीं किया, हमें वो इंडिया में आवक नहीं मिले, तो हमारी डायरेक्टली फॉरेन इनकम, विदेशी आवक बन जाएगा। अब यहाँ पे किस तरह से टैक्सेबल होता है समझिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इंडियन इनकम होती है, इंडियन भारतीय आवक जो होती है, वो तीनों कैटेगरी वाले व्यक्ति के लिए टैक्सेबल होती है, तीनों कैटेगरी वाले व्यक्ति के लिए भारतीय आवक जो होती है वो तीनों कैटेगरी के लिए हमारे लिए क्या मानी जाती है, टैक्सेबल मानी जाती है, कर पात्र मानी जाती है, तीनों कैटेगरी वालों के लिए भारतीय आवक, ठीक है, इंडियन इनकम, भारतीय आवक, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है, इस बेसिक को समझ के आप वो आगे वाला समझ कर पाएंगे। अब फॉरेन इनकम का, विदेशी आवक का समझिएगा, फर्स्ट वाले के लिए तो यहां पर भी टैक्सेबल रहेगा। फॉरेन इनकम जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सामान्य रईस के लिए तो टैक्सेबल होगा ही विदेशी आवक, ठीक है, बट याद रखिएगा नॉन रेसिडेंट, बिन रईस के लिए वो टैक्सेबल होगा नहीं। अब यहां पर टैक्सेबल होगा या नहीं होगा उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी, सामान्य रईस नथी के लिए टैक्सेबल कब होता है, वो कंडीशन सुनिएगा, जब वो बिजनेस जो रहेगा, बिजनेस या प्रोफेशन जो भी रहेगा वो कंट्रोल हो रहा हो फ्रॉम इंडिया, वो कंट्रोल या मैनेज हो रहा हो फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से उसका अंकुश नियंत्रण किया जा रहा हो, तब जाके वो यहां पर क्या होगी, टैक्सेबल होगी फॉरेन इनकम, वरना यहां पर टैक्सेबल होगी नहीं, ओनली यहां पर होगी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं,
देखिए जो ऑर्डिनरी होता है सामान्य रेस, उसमें सारी इनकम, दोनों तरह की इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। मतलब यहाँ पे टैक्सेबल सारी की सारी इनकम होने वाली है। क्लियर हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा ओनली इंडियन इनकम ही होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती ही नहीं है। यहाँ पर समझिएगा इंडियन तो यहाँ पर हो ही रही है, फॉरेन इनकम कब होगी, जब उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा होगा तो। क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने समझाया, आइए फिर समझ में आएगा, ठीक है। वरना बुक में आप प्लीज़ ध्यान से जरूर पढ़िएगा, बुक में आपको पैराग्राफ बना के दिया हुआ है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, हो सके तो वहाँ से भी स्टार्टिंग से भी आप बेसिक पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो दिया गया, ये पॉइंट्स बना के दिए गए, आप देखोगे यहाँ पर, और ये जो टेबल वाइज तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते आगे वाले सम्स को हम कंटिन्यू करते। यहाँ पर हाफ सम्स हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हमें जो 1 2 3 4 5 6 इनकम दी गई है, इसी तरह से हमको अब वहाँ पर टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो देखना है। तो देखिए हम लोग को तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर हम लोग को बना देना, याद रखिएगा। ये जो शॉर्टकट लिखा मैं समझा देता हूँ। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, सामान्य रईस। ये रेसिडेंट बट, यहाँ बी मतलब बट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रईस परंतु सामान्य रईस नहीं, ये नॉट रेसिडेंट, बिन रईस, तीनों कैटेगरी बन चुका है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया 3 कैटेगरी 1 2 और 3। अब कहाँ पर कौन टैक्सेबल होगा वो भी आपने समझा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन गुजराती वाले स्टूडेंट्स अपने पास रखेंगे बुक तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पाँचों की पाँचों इनकम मैंने पहले से लिखी, अब डायरेक्ट अमाउंट समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले इनकम जो लिखी गई है, फ्रॉम बिजनेस सिचुएशन इन यूएसए, यूएसए में उसका बिजनेस है, रिसीव इन कनाडा, कनाडा भी हमारा फॉरेन हुआ कि नहीं है, दोनों दो फॉरेन कंट्री हुआ कि नहीं हुआ, हमने इनकम कमाया भी फॉरेन कंट्री से, विदेशी कंपनी, और मिल भी रहा है हमें फॉरेन विदेशी कंपनी से। यहाँ पे इंडिया का कोई भी जिक्र किया गया नहीं है, तो डायरेक्ट कौन सी इनकम मानी जाएगी, फॉरेन इनकम मानी जाएगी, विदेशी आवक। तो विदेशी आवक आप जानते हैं फर्स्ट वाले के लिए तो दोनों तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। तो फर्स्ट वाले के लिए तो आपको लिखना है कितना था, यहाँ पर 2 लाख था। लास्ट वाले के लिए तो आता नहीं है फॉरेन इनकम, इतना पता चल गया होगा। अब बीच वाले के लिए कब आता है, जब उसका कंट्रोल इंडिया में हो रहा हो, मैनेज, जो यहाँ पर लिखा नहीं गया है, बताया नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये टैक्सेबल होगा नहीं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट लिखा गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएशन इन इंडिया। देखो इंडिया का वर्ड आ गया है ना, तो शॉर्टकट समझ जाना, वो इंडियन इनकम है, चाहे हमने इंडिया में से कमाई है या इंडिया में हमें मिली है। तो इंडियन इनकम होए तो डायरेक्ट समझाना तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। 80,000 की अमाउंट दी गई है, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, बिना सोचे समझे आप तीनों के लिए टैक्सेबल लिख लीजिएगा। क्लियर हो चुका। थर्ड इनकम की ओर आ रहा हूं। इनकम ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन कनाडा, कनाडा के इन्वेस्टमेंट से हमें जो ब्याज मिला है वो, बट यहाँ 50% कुछ लिखा गया, विच इज रिसीव्ड इन इंडिया। देखो रिसीव इन इंडिया हो रहा है, भारत में हमें मिला है, क्लियर है। तो ये इंडियन इनकम है, लेकिन पूरी अमाउंट इंडियन नहीं है, क्योंकि 50% ही इंडिया में मिल रहा है। मतलब 50% इंडियन है, भारतीय आवक है, तो 1 लाख का 50% करो, 50,000 हुआ कि नहीं हुआ। वो 50% जो है वो इंडिया में हमें मिल रहा है, तो 50,000 तो तीनों के लिए टैक्सेबल हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है इतना, 50,000 तीनों के लिए टैक्सेबल कर पात्र होगा। अब बाकी बचा 50,000, समझिएगा, बाकी बचा 50 जो है, मतलब वो रिसीव कनाडा में ही हो रहा है, मतलब फॉरेन कंट्री में ही हो रहा होगा। तो वो विदेशी आवक हुआ कि नहीं हुआ, फॉरेन इनकम हुआ कि नहीं हुआ। तो फॉरेन इनकम जो है जानते हैं कि या लास्ट वाले के लिए तो होता ही नहीं है, या फर्स्ट वाले के तो सारी इनकम होती है, बीच वाले के लिए कब होता है, अगर उसका कंट्रोल इंडिया में होता है, जो बताया गया नहीं है। इस तरह से होगा। क्लियर हुआ होगा। 50% इंडियन थी तो तीनों के अंदर लिखा गया, ठीक है। 50% जो थी वो बाकी यहाँ पे तो आएगी ही, यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्योंकि उसका कंट्रोल इंडिया में बताया नहीं गया, और फॉरेन इनकम है तो यहाँ पे तो आने वाला ही नहीं है। क्लियर हुआ होगा। आई होप। आगे बढ़ता हूँ। देखिए फोर्थ नंबर यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस सिचुएशन इन इंडिया। यहाँ तो डायरेक्ट लिखा गया कि हमारा बिजनेस इंडिया में ही है, तो क्लियर है इंडियन इनकम हो गई कि नहीं होगी, भारतीय आवक, भारत में ही हमने कोई बिजनेस से पैसा कमाया 3 लाख, तो पूरा का पूरा यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगा, कर पात्र होगा। क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा इस टाइप के सम्स के लिए। नंबर 5, यहाँ पर जो बिजनेस है वो कनाडा में है, और रिसीव भी उसकी इनकम दियर, मतलब वहीं पर होती है। इनकम जो है वो कनाडा के बिजनेस से हो रही है और वहां पर ही रिसीव हो रही है, तो फॉरेन हो गई है। बट ब्रैकेट में हिंट दिया है, कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। कंट्रोल उसका इंडिया से हो रहा, बात समझिएगा। फॉरेन इनकम जरूर, लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। 1,20,000, ठीक है। कोई भी इनकम है फर्स्ट वाले के लिए तो होगा ही टैक्सेबल, सेकंड वाले के लिए कब होता है, जब कंट्रोल इंडिया में होता है। तो इंडिया में लिखा कि नहीं लिखा, भारत में, तो यहाँ पर आएगा। और फॉरेन इनकम लास्ट वाले बिन रेस में, नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल होता ही नहीं है। क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर भी बात समझो, कंट्रोल इंडिया से हो रहा तो यहाँ पर टैक्सेबल हुआ, फर्स्ट में तो होता ही है, और फॉरेन इनकम है तो लास्ट वाले में होगा नहीं। क्लियर हुआ। लास्ट पढ़ रहा हूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम कनाडा, कनाडा में कंट्रोल होता है, लेकिन रिसीव कहाँ से हुआ,
इंडिया में, उसका पैसा मिल कहाँ रहा है, इंडिया भारत में मिला। तो डायरेक्ट समझ आ रहा है, एक भी टॉपिक इंडिया लिखा हो, रिसीव इंडिया में लिखा हो या एक्यूर इंडिया, इंडिया में मिला हो या इंडिया में कमाया हो, वो भारतीय इनकम, इंडियन इनकम बन जाती है, जो तीनों के लिए टैक्सेबल होती ही है। ये हो गया क्लियर। आई होप समझ पा रहे होगे। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे टॉपिक है, आपको एग्जाम्पल बुक में से करने होंगे, ठीक है। अब टोटल मान लेते हैं तीनों कैटेगरी के लिए कितना कितना यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देख लेंगे, टोटल मारोगे आप तो आपको मिलेगा 8,50,000 मिलेगा। यहाँ पे आप टोटल मारोगे तो आपको 6 लाख मिलेगा, और यहाँ पर टोटल मारोगे 4,80,000 मिलेगा। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं इस अमाउंट, इस इनकम पर हम लोग को तीनों कैटेगरी के लिए टैक्स हमको निकालना रहेगा। टैक्स का कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 1 में ध्यान से देखिएगा। ये मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा गया, 5%, 20%, 30%, ठीक है। फास्ट फिर से समझा देता हूँ डिटेल में। पहली जो इनकम होती है 250 तक, वो नील होती है, उस पर टैक्स लगता नहीं है। फर्स्ट 250 तक कोई हमारा टैक्स कर वेरा लगता नहीं है। अब 250 से अबव और 5 लाख के आसपास जो भी इनकम रहेगी वहां पर कितना परसेंट लगता है, 5% हमारा टैक्स लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर याद रखिए 2.5 लाख तो चला गया, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच, ठीक है। 2.5 लाख के बाद 5 लाख के बीच 2.5 लाख बचता कि नहीं बचता है, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर, तो ये 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट लगेगा, 5 लाख इंटरेस्ट लगने वाला है, 5% इंटरेस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे आएगा 12,500 इंटरेस्ट आएगा। इसके अंदर भी 6 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा ही है ना, तो 2.5 लाख उसके अंदर भी इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। 5 लाख से ज़्यादा मतलब 2.5 लाख के ऊपर वही 12,500 लगेगा। ये भी ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल 5 लाख नहीं है, तो यहाँ पर 2.5 लाख के ऊपर कितना आ रहा है, ओनली 230 आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ओनली 230 आ रहा है। ये 5 लाख तक है, तो 2.5 लाख के बाद 480 के बीच 230 ही आ रहा है, तो 230 का 5% की रहेगा, 11,500 आएगा। क्लियर हो गया। अब 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के बीच में हो तो उसके ऊपर 20% टैक्स गिना जाता है। अब देखिए यहाँ पर 8,50,000 है, ऑलरेडी 5 लाख तक हो चुका है। अब 5 लाख के अबव कितनी इनकम बची, यहाँ 350 बची कि नहीं बची, राइट 350। तो 350 के ऊपर 20% गिनना है, तो 3,50,000 का 20% कीजिएगा तो 70,000 हमारा टैक्स आ जाएगा। यहां पर देखिएगा 5 लाख के ऊपर कितना, ओनली 1 लाख ही है ना, 5 लाख के ऊपर 1 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर 20% आपको गिनना है, तो कितना आ जाएगा, 20,000 आएगा। यहां पर तो 5 लाख के ऊपर हो ही नहीं रही है, 4,80,000 5% के अंदर ही आ चुका है, तो यहां पर तो टैक्स आएगा नहीं। अब आगे भी होता है, अगर मोर देन 10 लाख हो, 10 लाख से ज्यादा हो, तो यहाँ पर 30% टैक्स गिना जाता है, जो यहाँ पर इनकम में बताया गया है ही नहीं। इनकी इनकम 10 लाख से ऊपर हो ही नहीं रही, तो बस यहाँ तक ही टैक्स गिना जाएगा। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, टोटल आएगा 82,500, यहाँ पे 32,500 और इसका 11,500 आएगा। क्लियर हो चुका। अब इसमें प्लस करेंगे हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन का जो खर्चा होगा, वो शिक्षण और हमारा आरोग्य का 4% गिना जा रहा है। कितना परसेंट होता है, 4%। तो ये अमाउंट आया उसका 4% आपको निकालना है, ठीक है। तो 4% ऐड कर लीजिए, मैं तीनों का 4% यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, कैलसी यूज जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर तीनों का 4% आप ऐड करेंगे, टोटल जो टैक्सेबल आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, टैक्सेबल 85,800 और 83,800, यहाँ पर 11,960 आएगा। ये हो गया हमारा सम्स यहाँ पर कंप्लीट। अब उसको ओपिनियन देनी है कि उसका टैक्स बच जाए। तो देखिए वो यहाँ पर क्या बन रहा था, वो ऑर्डिनरी बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑर्डिनरी, सामान्य रईस बन रहा है। और सामान्य रईस बनेगा तो उसको टोटल टैक्स इतना देना पड़ेगा। यहाँ पे ये समझ लीजिए, अगर 4% अभी नहीं गिन रहे हो तो 82,500 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसको हम ओपिनियन क्या देंगे कि वो नॉन रेसिडेंट बन जाए, बिन रईस बन जाएगा, तो उसका डायरेक्ट 11,500 ही आएगा। तो कैसे बन सकता है, यहाँ पर कैसा आ सकता है, आपको लिखना है ओपिनियन। अगर वो यहाँ पर देखो 70 डे है, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो ऑटोमेटिक वो बिन रईस बन जाता। पहले तो ना था ही, नो था, तो यहाँ पर अगर वो 70 की जगह या 60 डे लिखा है, मतलब 59 डेज अगर रहता, तो डायरेक्ट वो बिन रईस नॉन रेसिडेंट बन जाता। तो वहाँ पर उसका टैक्स क्या आता, कम आता, मतलब 11,500 ही आता। इस तरह का हम ओपिनियन दे सकते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओपिनियन भी आपको थोड़ा बहुत लिख लेना होगा। बाकी कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा। ये डेज फाइंड आउट करना आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे स्टेटस दर्जों कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए। थोड़ा सा मैंने स्पीड में समझाया और ज़्यादा डीप में नहीं था, फिर भी आपको समझ में आएगा। क्वेरी रहती है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसे समझा सकूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिएगा। बाकी सब वीडियो भी आपके लिए अपलोड किए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।